नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए 1 अगस्त से सक्षमता पास शिक्षकों की काउंसलिंग शुरू हो गई है। लाइव सिटीज भी आपको काउंसलिंग से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट बता रहा है और आपको बता दें कि कई ऐसे शिक्षक हैं जो काउंसलिंग से गायब हैं, काउंसलिंग से फरार हैं और अब इसको लेकर शिक्षा विभाग भी काफी अलर्ट हो गया है। तो आज हम इन्हीं तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट लक्ष्मीकांत सजल जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। नमस्कार सजल जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि काउंसलिंग से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। कई ऐसे शिक्षक हैं जो काउंसलिंग में नहीं पहुंचे हैं, माजरा क्या है? देखिए, शिक्षक काउंसलिंग में पहुंच रहे हैं और ऐसे शिक्षक नहीं पहुंच रहे हैं जिनके सर्टिफिकेट, चाहे वो बीएड के शिक्षक हों या उनकी दूसरी योग्यता संबंधी जो उनकी डिग्रियां हैं, तो जिनकी डिग्रियां या तो राज्य सरकार से उन संस्थाओं से है जो राज्य सरकार की सूची में अमान्य है। तो ये तो एक तो वैसे शिक्षक नहीं पहुंच रहे हैं, दूसरे वैसे शिक्षक नहीं पहुंच रहे हैं जो या तो बीमार हैं या फिर कोई और वजह है, उनका रीजन है व्यक्तिगत कारणों से। कुछ ऐसे शिक्षक भी नहीं पहुंच रहे हैं जिन्हें पसंदीदा जिला अलॉट नहीं हुआ है, तो उन्हें लग रहा है कि दूसरी सक्षमता परीक्षा में उन्हें पसंदीदा जिला अलॉट हो जाएंगे। और कुछ ऐसे शिक्षकों को भी लौटाया जा रहा है जिनके डॉक्यूमेंट मेल नहीं खा रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी के आधार में अगर स्पेलिंग, नाम के स्पेलिंग में मिस्टेक है और सर्टिफिकेट के स्पेलिंग में मिस्टेक है, तो ऐसे शिक्षक भी लौटाए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग ऐसे शिक्षकों को लौटा रहा है। हाँ, काउंसलिंग से लौटाए जा रहे हैं, काउंसलिंग से लौटाए जा रहे हैं। तो ऐसे जितने भी सचिवालय में भी ऐसे शिक्षक पहुंच रहे हैं जो वाजिब कारणों से, जो जिनके कारण वाजिब हैं, जैसे नाम का मिस्टेक है, स्पेलिंग का मिस्टेक है, या आधार में अलग नाम, आधार की में स्पेलिंग अलग है, सर्टिफिकेट में अलग है, यानी कि टेक्निकल मिस्टेक है, तो ऐसे लोग लौटाए जा रहे हैं। और ऐसे लोगों के आवेदन भी वो शिक्षा विभाग में पढ़ने शुरू हो गए हैं। तो ऐसे जो लोग हैं उन्हें आगे चल के एक मौका शिक्षा विभाग देगा काउंसलिंग के लिए। लेकिन जैसे बताऊं कि इसमें जो अमान्य डिग्री वाले पकड़े जा रहे हैं उन पर कार्रवाई भी शुरू हो गई है। उन पर कार्रवाई भी शुरू हो गई है। ऐसे शिक्षकों को संबंधित जिलों द्वारा शोकॉज नोटिस दिए जा रहे हैं और उन्हें ये भी कहा जा रहा है कि अगर उन्होंने शोकॉज नोटिस का जवाब नहीं दिया तो उनके मामले में शिक्षा विभाग एक तरफा फैसला लेगा, यानी उनकी छुट्टी भी हो सकती है, यानी कि नौकरी से हाथ बिल्कुल उन्हें नौकरी से निकाला भी जा सकता है। जैसे अभी ताजा मामला है औरंगाबाद का। औरंगाबाद में 6 शिक्षक पकड़े गए हैं। इनमें 3 शिक्षक ऐसे हैं जिनकी बीएड की डिग्री उन संस्थाओं से है जो शिक्षा विभाग की सूची में अमान्य है। 2 शिक्षक ऐसे हैं जिनकी सामान्य डिग्रियां जो हैं वो राज्य के बाहर की हैं और वो भी संदेह के दायरे में है। तो इन शिक्षकों को भी शोकॉज नोटिस दिया गया है। उनका जवाब आएगा और फिर उन पर कार्रवाई होगी। तो ऐसे मामले राज्य के प्राय सभी जिलों में छिटपुट तरीके से ऐसे मामले आ रहे हैं और ऐसे शिक्षकों पर शोकॉज के माध्यम से भी कार्रवाई चल रही है। फिर उनके शोकॉज का जो उनका जवाब आएगा उसकी समीक्षा होगी और समीक्षा के बाद फिर कार्रवाई होगी। तो ऐसे भी शिक्षक हैं जो काउंसलिंग में शामिल नहीं हो रहे हैं। अच्छा सजल जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ओवरऑल आंकड़ा क्या होगा ऐसे शिक्षकों, देखिए, जो किसी भी कारण से काउंसलिंग में शामिल नहीं। कुल आप मान के चलिए कि ऐसे शिक्षकों की संख्या 3% से नीचे होगी, 3% से कम होगी। बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे आपको याद होगा कि जब सक्षमता परीक्षा हुई थी तो 1159 शिक्षक ऐसे उसी समय पकड़े गए थे जिनके सर्टिफिकेट के नंबर एक ही थे, यानी एक ही सर्टिफिकेट के नंबर पर कई शिक्षक बहाल हो गए थे। तो उस मामले में कार्रवाई हुई थी। तो
मैक्सिमम जो ऐसे शिक्षक थे वो परीक्षा के दौरान ही पकड़ लिए गए थे। अब जो बच गए हैं वो इसमें काउंसलिंग में पकड़े जाएंगे, और पकड़े जाने के भय से भी शिक्षक नहीं शामिल हो रहे हैं। ऐसे शिक्षक, उनकी संख्या 3% से बहुत नीचे होगी, बहुत ज़्यादा ऐसे शिक्षकों की संख्या नहीं है। लेकिन काउंसलिंग को लेकर शिक्षकों में उत्साह है, और शिक्षक ये जानना चाह रहे हैं खास के विभाग से, कि ये कहना भी चाह रहे हैं कि वह उनकी जल्दी से जल्दी पोस्टिंग करे। पोस्टिंग इसलिए करे क्योंकि पोस्टिंग के डेट से ही, यानी विद्यालय में योगदान की तिथि से ही उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, और जिस दिन से राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा उस दिन से ऐसे जो शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक होंगे, वो न्यू पेंशन के हकदार हो जाएंगे। तो इसके लिए वो बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, उत्साहपूर्वक काउंसलिंग करा रहे हैं। आज 1,22,000 जो 1 to 5 के शिक्षक हैं हिंदी माध्यम वाले, उनकी काउंसलिंग शुरू हुई है। 7 को काउंसलिंग नहीं है, 7 वाली काउंसलिंग डिफर करेगी, उसकी तिथि आगे बढ़ेगी। तो अभी काउंसलिंग मान के चलिए हफ्ते भर चलेगी। हफ्ते भर काउंसलिंग चलेगी। देखिए, अभी आपने जिक्र कर लिया सजल जी पोस्टिंग का, तो हमें भी याद आ गई शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस मामले में नया अपडेट, ताजा अपडेट क्या कुछ? देखिए, ताजा अपडेट इस मामले में अभी यही है कि कमेटी अपनी ड्राफ्ट को फाइनल करने में जुटी हुई है। यानी कमेटी का जो ड्राफ्ट है, उस ड्राफ्ट की कई चरणों में समीक्षा हो चुकी है। कमेटी ने अपने ड्राफ्ट को शेयर भी किया है अपर मुख्य सचिव के साथ, और अब वो ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने में कमेटी लगी हुई है। कमेटी मान के चलिए कि अभी हफ्ता 10 दिन कमेटी को और लगेगा अपनी रिपोर्ट देने में। लेकिन ये तय है कि कमेटी जो रिपोर्ट देने जा रही है, उस रिपोर्ट में महिला शिक्षकों को वेटेज मिलेगा, दिव्यांग शिक्षकों को वेटेज मिलेगा। पति पत्नी अगर शिक्षक हैं तो एक विद्यालय में तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन एक ही जगह पर, एक ही स्थान पर जाएंगे। तो कमेटी उसको अपडेट करने की, अपनी रिपोर्ट को अपडेट करने में लगी हुई है। उसकी समीक्षा कर रही है, और कमेटी की जो अनुकंपा वाली रिपोर्ट है, तो अनुकंपा वाली रिपोर्ट भी करीब रेडी है। बस वो रिपोर्ट, या यूं कहिए कि अनुकंपा वाली रिपोर्ट तैयार है, और ये उन शिक्षकों के लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है कि वो ये एक चीज़ और आपको बता दूं कि अब जो अनुकंपा पर बहालियाँ होंगी, वो बहालियाँ वेतनमान में होंगी। अब तक वो नियत वेतन में बहाली चल रही थी, तो वो अब वेतनमान में होगी। ये करीब तय है, और उनके पदनाम भी बदलेंगे, ये भी तय है। तो वो रिपोर्ट करीब तैयार है। अच्छा सजल जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कई तरह की चर्चाएं हो रही है। एक खबर तो ये भी आ रही है कि ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो फेज वाइज होगी। क्या वाकई में फेज वाइज होने जा रही है ट्रांसफर पोस्टिंग? देखिए, अभी तक ये स्थिति साफ नहीं है। स्थिति इस मायने में साफ नहीं है कि अभी सबसे पहले सक्षमता पास शिक्षकों की पोस्टिंग हो रही है। तो पहले जो तैयारी थी, पहले की तैयारी थी कि पहले सक्षमता पास शिक्षकों की पोस्टिंग होगी। बाद में फिर ये मैसेज आया, ये खबर छन के आई कि नहीं, इसमें बीपीएससी से जो शिक्षक बहाल हुए हैं उनको भी शामिल किया जाए। फिर उसके बाद ये भी खबर छन के आई कि नहीं, पुराने वेतनमान वाले जो शिक्षक, जैसे 34,540 कोटि के जो शिक्षक बचे हुए हैं, उनको भी शामिल किया जाए। तो ये जो फेज वाइज होगी या एक साथ पोस्टिंग होगी, ये आपको कमेटी की रिपोर्ट सबमिट होने के बाद ही ये तय होगा। जब कमेटी रिपोर्ट देगी, और कमेटी रिपोर्ट देगी तो शिक्षा विभाग उनकी रिपोर्ट की समीक्षा करेगा, और तब ये निर्णय लेगा कि हम फेज वाइज पोस्टिंग करें या एक साथ पोस्टिंग करेंगे। लेकिन एक बात तय है कि फेज वाइज हो या अलग अलग या एक साथ हो, महिला शिक्षकों को वेटेज मिलेगा, दिव्यांगों को वेटेज मिलेगा, गंभीर रोग से बीमार शिक्षकों को वेटेज मिलेगा, और पति पत्नी यानी शिक्षक दंपति को भी वेटेज मिलेगा। ये तय है। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लगातार हम लोग भी शिक्षकों से बातचीत कर रहे हैं,
40 की उम्र से जो कम के शिक्षक है वो अब भी काफी परेशान है सजल जी। साफ साफ कह रहे हैं कि हमें हमारी अनदेखी मंजूर नहीं है, और अगर हमारी अनदेखी की जाती है तो फिर हम कोर्ट जाएंगे, और अगर ये कोर्ट चले गए तो एक बार फिर से तलवार लटक जाएगी ट्रांसफर पोस्टिंग पर। देखिए, ये तय है कि क्योंकि आज की तारीख में सभी शिक्षकों को मिला लें तो शिक्षकों की तादाद तकरीबन 6 लाख है बिहार में, और हमारे पास विद्यालयों की जो संख्या है वो 70,000 के करीब है, आसपास है। तो आप मान के चलिए कि सभी जो शिक्षक होंगे उन्हें एक साथ संतुष्ट कर पाना किसी के लिए भी किसी के लिए भी मुश्किल होगा, चाहे वो कोई भी सरकार हो, क्योंकि विद्यालयों की संख्या 69,000 समथिंग यानी 70,000 के करीब है, और हमारे शिक्षक है 6 लाख। तो एक विद्यालय में आप 6 शिक्षक चाहिए हमको माध्यमिक में और उच्च माध्यमिक में। तो आप मान के चलिए कि इसमें करीब 40 के नीचे के वाले जो टीचर होंगे वो छूटेंगे, ये तय है। लेकिन वो अगर छूटते भी हैं तो आगे चल के उनको एडजस्ट करने की शिक्षा विभाग की कोशिश होगी, और ये भी तय है अगर वो शिक्षक कोर्ट चले गए और कोर्ट ने अगर कोई अंतरिम आदेश दिया तो ये स्थानांतरण पदस्थापन का आदेश अगर वो कोर्ट ने स्टे लगाया तो ये लटकेगा फिर ट्रांसफर पोस्टिंग बिल्कुल ये तय है। लेकिन आप ये भी मान के चलिए कि चूंकि ये साल चुनावी है, चूंकि अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो अब शिक्षा विभाग का जो भी स्टेप उठ रहा है वो चुनावी स्टेप है। तो शिक्षा विभाग की कोशिश होगी, और उसकी कोशिश है भी, कि हम शिक्षकों को नाराज न करें, और शिक्षा विभाग ऐसा कोई जोखिम नहीं उठाने जा रहा है कि शिक्षक नाराज हों। तो ये एक तरह से कहिए ट्रांसफर पोस्टिंग का एजेंडा जो है ये चुनावी एजेंडा भी है, और शिक्षकों की सहानुभूति, शिक्षकों का साथ लेने के लिए भी ये पॉलिसी बन रही है। तो सरकार की कोशिश होगी कि शिक्षक नाराज ना हो, शिक्षक कोर्ट ना जाएं, और किसी की अनदेखी ना हो, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को एडजस्ट ज्यादा से ज्यादा शिक्षक इनकी पॉलिसी से कवर हो सके तो अधिक से अधिक शिक्षकों को कवर करने की इनकी कोशिश है, और इसीलिए कमेटी को समय लग रहा है। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट कब आएगा, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, और कुछ वक्त पहले शिक्षा विभाग ने भी इसको लेकर एक बड़ा नोटिस जारी किया था। क्या कुछ कहा गया था नोटिस में? नहीं, वो जो नोटिस है वो नोटिस महिलाओं को लेके है। आपको बता दूं कि अभी जो टीआरई 3 की पोस्टिंग होगी, रिजल्ट आएगा फिर पोस्टिंग होगी, तो 1 to 5 में और 6 to 8 में महिलाओं को 50% रिजर्वेशन है, ठीक है। और टीआरई 1 और टीआरई 2 माने इसके पहले जो 2 फेज में बहाली हो चुकी है, तो महिलाओं के जो रिजर्व पद खाली रह गए हैं, तो उन पदों का शिक्षा विभाग ने जिलों से ब्यौरा मांगा है कि बैकलॉग कितने पद रह गए, तो बैकलॉग पद की रिपोर्ट शिक्षा विभाग ने मांगी है। तो जब वो बैकलॉग पदों की रिपोर्ट आएगी तो उसके मुताबिक ही ये बहाली होगी। तो आप ऐसे मान के चलिए कि अगर मान लीजिए हमारे पास 100 पद होंगे तो 100 में 50 पद पर तो महिलाएं आएंगी ही, 10 पद पर मान के चलिए कि महिलाएं मेरिट से आएंगी, तो हो गए 60% महिलाएं हो गई, और अगर 10% भी बैकलॉग के पद आए तो 70% महिलाओं की बहाली होगी, ये मान के चलिए। और 30% जो पद बचेंगे, करीब 30% पदों पर ही 1 to 5 में और 6 to 8 में पुरुष आ पाएंगे। तो ये तस्वीर क्लियर है। अभी तक की जो स्थिति है वो यही है, और एक चीज तय माना जा रहा है, करीब तय ही कहिए, कि अब जो बहाली होगी टीआरई 3 वाले अभ्यर्थियों की, वो पुरानी जो रिजर्वेशन पॉलिसी थी उसी पॉलिसी के तहत बहाली होगी, और उसमें ये कंडीशन होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट होगा वो इन पर लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लागू होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो सुनवाई का मामला है वो सितंबर में होना है, तो क्या फिर सजल जी बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट सितंबर में आएगा? नहीं, उसके पहले आएगा रिजल्ट,
पोस्टिंग भी मान के चलिए पहले होगी, हाँ। लेकिन उसका जो वो जजमेंट का जो फलाफल होगा वो लागू होगा। इसको ऐसे समझिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी को मान लिया तो उतने पद अगली बहाली में शामिल होंगे, उतने पद अगली बहाली में शामिल होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फलाफल का मतलब यही है। और सुप्रीम कोर्ट ने अगर न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी को नहीं माना तो ये कंटिन्यू कर जाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक की स्थिति यही है। लेकिन 1 to 5 में, 6 to 8 में महिलाओं की बल्ले बल्ले होने वाली है इस तीसरी अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर। तो ये है कि महिलाएं अधिक संख्या में आएंगी। आपको बता दूं कि 9th और 10th में महिलाओं की लॉटरी लगी हुई है। और 9th 10th में और 11 12 के जो शिक्षक हैं उनके बारे में भी वैकेंसी मांगी गई है। आपको पता होगा कि माध्यमिक में और उच्च माध्यमिक में महिलाओं को 35% रिजर्वेशन है। तो उधर भी महिलाएं आएंगी अगर बैकलॉग के पद आए तो कुल मिलाकर ये जो नियुक्तियां हैं ये महिलाओं के लिए कहिए ये बम्पर बहालियां होने वाली हैं। बम्पर बहालियां होने वाली है। एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे सजल जी, क्या लगता है बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है? अभी तो उन्होंने आंसर की भी जारी नहीं किया है। तो मान के चलिए कि आंसर की इस हफ्ते 10 दिन में वो जारी होने की संभावना है। और आंसर की जारी होने के बाद उनका मूल्यांकन काम आपत्तियां ली जाएंगी। और आपत्तियों के बाद चूंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम लिए गए हैं तो कॉपियों की जांच में, ओएमआर शीट की जांच में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। तो अगर बीपीएससी चाह ले तो ओएमआर ये आंसर की पे आपत्तियां मांगने के बाद, आपत्तियों के निराकरण के बाद वो 15-20 दिन के अंदर भी रिजल्ट दे सकता है। 15-20 दिन के अंदर में अगर बीपीएससी चाह ले तो रिजल्ट बिल्कुल चूंकि मैनुअली जांच नहीं हो रही है तो इसके पहले बीपीएससी ऐसा कर भी चुका है। तो बीपीएससी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो ये चूंकि बीपीएससी की एक बैठक होने वाली है, उसी बैठक में बीपीएससी की बैठक होगी जिसमें वो आंसर की जारी होने के पहले वो बैठक होगी। और उस पर आंसर की पर मुहर लगने के बाद जब आपत्तियों का निराकरण हो जाएगा, आपत्तियां ली जाएगी, आपत्तियों का निराकरण होगा, तब ओएमआर शीट्स की जांच शुरू होगी और फिर रिजल्ट आएगा। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है लक्ष्मीकांत सजल जी ने। देखिए तफसील से हम लोगों ने कई मुद्दों पर बातचीत की है, तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।